कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां अंधेरे में एक साया घूम रहा हो, एक राक्षस जो गलियों में भटकता है और अपने पीछे सिर्फ डर छोड़ जाता है। यही खौफनाक हकीकत थी रोस्टोव रिपर की। उस साये का एक नाम था आंद्रे चिकाटिलो। मिलिए आंद्रे चिकाटिलो से, एक ऐसा आदमी जिसकी साधारण सी दिखने वाली जिंदगी एक भयानक सच्चाई को छुपाए हुए थी और जिसने उसे आधुनिक इतिहास के सबसे बदनाम सीरियल किलर्स में बदल दिया। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी बिल्कुल भी आम नहीं है। उसकी कहानी शुरू होती है 1936 में, यूक्रेन के एक छोटे से गांव से, एक ऐसे दौर में जब भयंकर अकाल फैला हुआ था। शुरुआत से ही चिकाटिलो की जिंदगी मुश्किलों और हीन भावना से भरी हुई थी। वो एक कमजोर और अक्सर बीमार रहने वाला बच्चा था, जिसे उसके साथी बच्चे तंग किया करते थे। वो बचपन ही नहीं बल्कि वयस्क होने तक बिस्तर गीला करने की बीमारी से जूझता रहा, जो उसके लिए शर्म और अपमान का बड़ा कारण थी। स्कूल का समय उसके लिए बेहद कठिन था। वो सामाजिक रूप से अजीब था, दोस्त नहीं बना पाता था और हमेशा एक बाहरी इंसान की तरह देखा जाता था। खुद को नाकाम, अनदेखा और बेबस महसूस करने की ये भावना उसके अंदर दशकों तक सुलगती रही। सालों की शर्म, कमजोरी और तिरस्कार चुपचाप किसी कहीं ज्यादा खतरनाक चीज में बदल रहे थे। जवान होने पर चिकाटिलो ने एक सामान्य जिंदगी बनाने की कोशिश की। उसने पढ़ाई की, शादी की, बच्चे हुए और यहां तक कि एक शिक्षक भी बन गया। ऊपर से देखने पर वो बस भीड़ में एक आम सा चेहरा था, थोड़ा अनाड़ी, एक परिवार वाला आदमी और कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य। वो रूसी भाषा और साहित्य पढ़ाता था, जो एक सम्मानजनक पद माना जाता था। लेकिन इस सामान्य दिखने वाले चेहरे के पीछे एक खतरनाक तूफान पल रहा था। उसका निजी जीवन असफलताओं से भरा हुआ था, जिसने उसके अंदर गुस्सा और मर्दानगी खोने की भावना को और बढ़ा दिया। छात्रों के साथ गलत व्यवहार के आरोप लगने के बाद उसे अपनी नौकरी से निकाल दिया गया। ये वही पल था जब उसकी सामान्य जिंदगी से आखिरी कड़ी भी टूट गई। व्यक्तिगत और पेशेवर असफलताओं की ये श्रृंखला उसे एक काल्पनिक दुनिया में और गहराई से धकेलती गई। एक ऐसी दुनिया जहां वो शिकार नहीं बल्कि नियंत्रण में रहने वाला इंसान था। मजबूरी में उसे सप्लाई क्लर्क की नौकरी करनी पड़ी। इस नौकरी ने उसे एक नई आज़ादी दी। काम के चलते उसे सोवियत यूनियन के अलग अलग इलाकों में ट्रेन से लगातार सफर करना पड़ता था। ये लगातार घूमना उसके लिए एक परफेक्ट ढाल बन गया। वो सिर्फ सफर नहीं कर रहा था, वो गायब हो रहा था। वो एक भूत बन गया, एक शिकारी जो सिस्टम के अंदर घूमता हुआ रेलवे स्टेशंस और बस स्टॉप्स पर कमजोर लोगों को अपना निशाना बना रहा था। उसके आतंक की शुरुआत हुई 1978 में। उसके शिकार अक्सर घर से भागे हुए बच्चे, बेघर लोग और सेक्स वर्कर्स होते थे। और क्योंकि वो समाज के हाशिए पर जीते थे, कोई भी इन घटनाओं को आपस में जोड़ नहीं पाया। उनके गायब होने पर काफी समय तक किसी को शक तक नहीं होता था। वो उन्हें खाने, पैसे या शराब का लालच देकर फंसाता था और अपनी बेखतर, अलभग दयनीय सी शक्ल का फायदा उठाता था। लेकिन जैसे ही वो उन्हें किसी सुनसान जगह पर ले जाता, अक्सर रेलवे लाइनों के पास जंगलों में, उसका दोस्ताना चेहरा टूट जाता और अंदर छुपा राक्षस बाहर आ जाता। उसके अपराधों की बेरहमी देखकर दहला देने वाली थी। हिंसा का स्तर इतना भयानक था कि अनुभवी जासूस भी कांप उठते थे। 12 लंबे सालों तक वो अपने अपराध करता रहा। जांच अभियान, जिसे लेसोपोलोसा कहा गया, सोवियत इतिहास की सबसे बड़ी जांचों में से एक था। लेकिन शुरुआत से ही ये गंभीर गलतियों से भरा हुआ था। उसे पकड़ना इतना मुश्किल क्यों था? इसके कई कारण थे। सबसे पहले, उस समय सोवियत यूनियन ये मानता ही नहीं था कि सीरियल मर्डर जैसी चीज उनके समाज में हो सकती है। उन्हें लगता था ये पश्चिमी देशों की बीमार सोच है। इस इनकार ने जांच में एक बड़ी रुकावट खड़ी कर दी। अलग अलग इलाकों की पुलिस आपस में जानकारी साझा नहीं करती थी, जिसकी वजह से एक ही हत्यारे द्वारा किए गए अपराध जुड़ ही नहीं पाए। चिकाटिलो अलग अलग इलाकों में मार रहा था और सिस्टम की यही कमजोरी उसके लिए ढाल बन गई। फॉरेंसिक साइंस भी उस समय पीछे थी। शुरुआत में उसके खून के ग्रुप को लेकर एक बड़ी गलती हो गई। क्राइम सीन से मिला सैंपल AB ब्लड ग्रुप बताया गया, जबकि चिकाटिलो का ब्लड ग्रुप A था। बाद में पता चला कि उसे एक दुर्लभ बीमारी थी, जिसमें उसके खून और वीर्य के ब्लड ग्रुप अलग अलग थे। सीधी भाषा में कहें तो साइंस ने झूठ बोला और हत्यारा आजाद घूमता रहा। उसे 1980 के दशक में एक बार गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन सबूत मैच न होने की वजह से उसे छोड़ दिया गया। राक्षस पकड़ा गया और फिर छोड़ दिया गया।
सोचिए, हत्यारा उनके हाथ में था और फिर भी छूट गया। जांच एक हताश अभियान बन गई। हजारों पुलिसकर्मी लगाए गए और 1.5 लाख से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई। एक मनोचिकित्सक को भी बुलाया गया ताकि हत्यारे की प्रोफाइल बनाई जा सके, जो उस समय एक नई तकनीक थी। प्रोफाइल हैरान कर देने वाली थी। एक पढ़ा लिखा आदमी, शादीशुदा, बच्चों वाला और यौन समस्याओं से जूझता हुआ। ये प्रोफाइल सीधे चिकाटिलो की ओर इशारा करती थी, लेकिन गलत फॉरेंसिक सबूत उसे बचाते रहे। आखिरकार नवंबर 1990 में जाल कसना शुरू हुआ। रेलवे स्टेशनों पर पुलिस की मौजूदगी बढ़ा दी गई। चिकाटिलो घबरा गया। अपनी आखिरी हत्या के बाद उसे एक पुलिस अधिकारी ने जंगल से निकलते हुए देखा। अधिकारी ने उसे रोका, कागजात देखे और छोड़ दिया, लेकिन उसका नाम नोट कर लिया। कुछ दिन बाद पास ही एक लाश मिली। अधिकारी को वो आदमी याद आ गया। वही आदमी था, आंद्रे चिकाटिलो। 12 सालों में पहली बार साया भागने की जगह से बाहर हो चुका था। इस बार गिरफ्तारी पक्की थी। नए जांच अधिकारी इस्सा कॉस्टोव ने पुरानी फॉरेंसिक गलतियों को नजरअंदाज किया और मनोवैज्ञानिक रणनीति अपनाई। कई दिनों की पूछताछ के बाद चिकाटिलो टूटने लगा। उससे एक राक्षस की तरह नहीं, बल्कि एक इंसान की तरह बात की गई। आखिरकार उसने कबूल करना शुरू किया और फिर वो रुका ही नहीं। उसने लाशों की जगह दिखाई और ठंडे भावनाहीन अंदाज में अपने अपराध बताता गया। उसने 56 हत्याओं को कबूल किया, हालांकि उसे 52 के लिए दोषी ठहराया गया। उसका मुकदमा पूरे देश में सनसनी बन गया। उसे अदालत में पिंजड़े में रखा गया ताकि पीड़ितों के गुस्साए परिवार उस तक न पहुंच पाए। वो अजीब हरकतें करता था, चिल्लाता, गाता और अटपटे दावे करता था। 1992 में उसे मौत की सजा सुनाई गई। 14 फरवरी 1994 को आंद्रे चिकाटिलो को सिर के पीछे गोली मारकर फांसी दे दी गई। आंद्रे चिकाटिलो का मामला इंसानी बुराई की गहराई दिखाता है। ये इस बात की याद दिलाता है कि कैसे सिस्टम की नाकामी एक शिकारी को सालों तक आजाद छोड़ सकती है। ये कहानी बताती है कि राक्षस अक्सर सबसे आम चेहरों के पीछे छुपे होते हैं। अगर आप भी ऐसी सच्ची कहानियां देखना चाहते हैं जो आम चेहरों के पीछे छुपी सच्चाई दिखाती है, तो कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां अंधेरे में एक साया घूम रहा हो, एक राक्षस जो गलियों में भटकता